बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हमने अपनी पिछली क्लासेस में संविधान के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1919, 1909 और 1935 के जो अधिनियम बने थे उनसे सुधार लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारतीय संविधान को बनाया गया था। भारतीय संविधान जब बनाया गया तो उसके साथ साथ ये भी विचार सामने था कि क्योंकि संविधान एक लंबे समय तक चलने वाला दस्तावेज है तो उसको इस तरह से बनाया जाए या उसमें इस तरह के प्रावधान रखे जाए जिससे वो हमेशा समयानुकूल तरीके से चलता रहे और उसमें समय के अनुसार, जैसे बदलती परिस्थिति के अनुसार, उसमें संशोधन की गुंजाइश भी बनी रहे। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर उसमें संशोधन नहीं होता है समयानुकूल तो उस स्थिति में लोगों के मन में उन व्यवस्थाओं के प्रति असंतोष उत्पन्न होता है और ये असंतोष धीरे धीरे क्रांति के रूप में सामने आने लगता है। तो उस संविधान को बदलने के लिए लोग क्रांति करने लगते हैं। इसलिए सामान्य तौर पर विश्व के सभी देशों में अपनी परिस्थितियों के अनुसार और संविधान की प्रकृति के अनुसार संविधान संशोधनों को संविधान के अंदर स्थान दिया जाता है। भारतीय संविधान में भी ये बात स्पष्ट तौर पर मानी गई। भारत एक संघीय व्यवस्था है, ये भारतीय संविधान में स्पष्ट तौर पर बता दिया गया था। ऐसी स्थिति में जब संविधान बनाया गया तो इसका कठोर बनाया जाना भी आवश्यक था। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि भारत में नया स्वतंत्र राष्ट्र था, बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी भी होनी चाहिए थी कि समय के अनुसार त्वरित गति से परिवर्तन लाया जा सके, तो इसलिए इसमें कुछ बातें या कुछ प्रावधान इस तरह के रखे गए ताकि बहुत जल्दी संविधान में संशोधन करना भी संभव हो सके। इस स्थिति के आधार पर जो दृष्टिकोण अपनाया गया उसके बारे में पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा था, यद्यपि जहाँ तक संभव है हम इस संविधान को एक ठोस और स्थायी संविधान का रूप देना चाहते हैं, तथापि संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता, इसमें कुछ लचीलापन होना ही चाहिए। यदि आप इसे कठोर एवं स्थायी बनाते हैं तो आप एक राष्ट्र की प्रगति पर, जीवित, प्राणवत एवं शरीरधारी व्यक्तियों की प्रगति पर रोक लगा देते हैं। तो इस तरह से उसमें लचीलापन हो जिससे संविधान हमेशा समयानुकूल रह सके, समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन करना संभव हो सके। आइए अब बात करते हैं भारतीय संविधान में संशोधन की किस प्रक्रिया को दिया गया है। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया और उससे पहले हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं को भी पढ़ा है अपनी क्लास में, तो हमने ये बात की थी कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था में जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो है लिखित संविधान, और संविधान कठोर होना चाहिए ताकि उसमें केंद्र सरकार अपनी खुद की परिस्थितियों के अनुसार या अपने मनमाने तरीके से किसी प्रकार का संशोधन न कर सके। इसके लिए भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड की तरह से कठोर प्रक्रिया को अपनाया गया है। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं ऐसी भी अपनाई गई हैं जिससे संविधान में समयानुकूल जल्दी परिवर्तन करना संभव हो सके। ये प्रक्रिया इंग्लैंड की तरह बहुत ज़्यादा लचीली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको लचीला रखने का प्रयास किया गया है। इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है। अभिसमयों के आधार पर और समय समय पर पारित, जो वहाँ की संसद के द्वारा पारित होते हैं, उन कानूनों के आधार पर वहाँ संविधान को लिखा गया है। यानी एक तरह से उसे हम कहते हैं संहिताबद्ध किया गया है। एक समय में उसे लिखा नहीं गया है कि जैसे भारत का संविधान हम बार बार बात करते हैं 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में निर्मित किया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान के साथ ये बात नहीं है, तो वो लचीला संविधान है। लेकिन हमने भारतीय संविधान में उतनी लचीली प्रक्रिया भी नहीं अपनाई है। हमने इसमें कठोर संविधान संशोधन की प्रक्रिया के साथ साथ लचीली प्रक्रिया को अपनाया है। अब हम देखेंगे ये कौन सी प्रक्रिया हैं जो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए रखी गई है। संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन की 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख है। लेकिन इन 2 के अलावा भारतीय संविधान में एक प्रक्रिया को और रखा गया है
ये प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में नहीं है, लेकिन ये संविधान में जल्दी परिवर्तन करने के लिए रखी गई है। कुल मिलाकर के संविधान के संशोधन की 3 प्रक्रियाएं दी गई हैं। पहली प्रक्रिया है संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संशोधन। दूसरी प्रक्रिया है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। और तीसरी है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य के विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। जैसा कि इन तीनों को देखने पर पता चल रहा है कि पहली जो प्रक्रिया है वो सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है। दूसरा संसद के द्वारा थोड़ी कठोर प्रक्रिया अपना करके यानी विशिष्ट बहुमत के द्वारा संशोधन करती है। और तीसरी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कठोर है, क्योंकि उसमें संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ राज्य के विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता भी पड़ेगी। आइए अब इनको देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर किस प्रकार संशोधन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो इसमें आती है, संविधान के तत्संबंधी अनुच्छेदों में यह बताया गया है कि इसमें संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकेगी और अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया इन पर लागू नहीं होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात इस प्रावधान के अंतर्गत आती है कि ये जो बाकी के 2 संविधान संशोधन की प्रक्रिया हैं अनुच्छेद 368 के अनुसार उसके साथ नहीं दी हुई है। इस प्रक्रिया का प्रावधान इसलिए किया गया कि संविधान में समय समय पर और जल्दी संशोधन के लिए आवश्यक लचीलापन जरूरी था, और उस लचीलेपन को बनाए रखने के लिए भारतीय संसद के दोनों सदन पृथक पृथक यानी अलग अलग साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास यदि स्वीकृति के लिए भेजते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो संविधान में इस आशय का संशोधन हो जाता है। यानी बहुत साधारण तरीके से ये संशोधन हो जाएगा, जिसमें जो संसद है उसके दोनों सदन, आपको मालूम है 2 सदन है हमारे यहाँ, उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन है लोकसभा, तो दोनों सदनों में साधारण बहुमत से प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो उसके बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर वो संशोधन मान्य होगा। अभी किन क्षेत्रों पर लागू होता है उसको देखते हैं। ये लागू होता है राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, कुछ शर्तों के साथ राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन का गठन और समाप्ति, नागरिकता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय गणपूर्ति, संसद द्वारा कानून निर्माण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया और द्वितीय अनुसूची की कुछ व्यवस्थाओं पर ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू होती है। अब आते हैं दूसरी प्रक्रिया पर। दूसरी प्रक्रिया जो है संविधान संशोधन की, उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। यह है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में संविधान की वे व्यवस्थाएं आती हैं जिनमें संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। यानी साधारण बहुमत तो हमने प्रथम स्थिति में देख लिया, अब ये विशिष्ट बहुमत क्या है देखते हैं। देखिए, विशिष्ट बहुमत में विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, और जिस भी सदन में उसे सबसे पहले प्रस्तावित किया गया है उस सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस विधेयक को यदि पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया गया, तो लोकसभा अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर उसे पास कर देती है, पारित कर देती है, तो उसके बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा में भी उसको इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यदि वो दूसरे सदन से भी इस प्रक्रिया से पारित हो जाता है तो उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति से यदि उसकी स्वीकृति मिल जाती है राष्ट्रपति की, तो उसके बाद वो संविधान का हिस्सा बन जाता है।
तो इस तरह से विशिष्ट बहुमत के माध्यम से जिन विषयों में संशोधन की प्रक्रिया को रखा गया है उसमें आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है ताकि इनमें आसानी से परिवर्तन ना हो सके। इनमें है मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएं जो हमने पहली श्रेणी देखी थी उसमें नहीं आती, या अब जो हम देखने जा रहे हैं उसमें नहीं आती, उन सब में संशोधन विशिष्ट बहुमत के माध्यम से किया जा सकता है। अब आते हैं तीसरे प्रकार की प्रक्रिया संविधान संशोधन की। तीसरा जो संविधान संशोधन का प्रावधान है अनुच्छेद 368 में, यह है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। ये जो प्रक्रिया है, जैसा कि दिख रहा है कि इसमें संसद का विशिष्ट बहुमत भी चाहिए और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति भी चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये बहुत कठोर प्रक्रिया है। आसानी से संविधान के इन भागों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये प्रावधान इसलिए रखे गए ताकि जो राज्य हैं, संघ के राज्य हैं, हिस्से हैं, वो उनकी स्वायत्तता बनी रहे, बहुत आसानी से उसमें परिवर्तन ना हो, केंद्र निरंकुश ना बन सके, और इस तरह से परिवर्तन किसी चीज़ में ना किया जा सके कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो परिवर्तित हो जाए। तो आइए अब देखते हैं इसमें किस तरह से संशोधन प्रक्रिया को अपनाया गया है। इस संशोधन प्रक्रिया में संसद के विशिष्ट बहुमत, जो हमने पिछली प्रक्रिया में भी देखा था, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक अपने कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए। तो पहले तो संसद के सदनों में अलग अलग उसको विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके अतिरिक्त विधेयक को राज्यों के कुल विधानमंडलों में से, यानी भारत में जितने राज्य हैं उनके जो विधानमंडल है उनमें से कम आधे विधानमंडलों की स्वीकृति होना आवश्यक है। अब हम इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आधे राज्यों के विधानमंडलों से स्वीकृति लेना बहुत आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे राज्य इसमें हैं, और उसी स्थिति में केंद्र की सरकार और इकाई यानी प्रांतों की सरकार अलग अलग दलों की हो सकती है। ऐसी स्थिति में आधे राज्यों से स्वीकृति लेना बहुत आसान नहीं है। ये संशोधन प्रक्रिया इसलिए रखी गई ताकि संविधान के कुछ विशिष्ट भागों में संशोधन करना बहुत आसान न हो। पूर्ण बहुमत प्राप्त कोई भी केंद्रीय सरकार मनमाने तरीके से उसमें संशोधन न कर सके और देश का जो संविधान का स्वरूप है वो अक्षुण्ण बना रहे, वो ऐसा ही बना रहे। अब किन उपबंधों पर इसे लागू किया गया है, तीसरी प्रक्रिया को, उसको देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण उपबंध है ये। पहला उपबंध है राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है। दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, जो अनुच्छेद 55 में आती है। तीसरा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जो अनुच्छेद 73 में आता है। चौथी व्यवस्था जो है वो है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये हम वो उपबंध देख रहे हैं जिसमें संशोधन प्रक्रिया कठोर रखी गई है। अगला आता है संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 241। संघीय न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय, संविधान के भाग 5 का अध्याय 4। राज्यों में उच्च न्यायालय, भाग 6 का अध्याय 5। 8वां जो हिस्सा है इसका वो है संघ और राज्यों में विधायी संबंध, अनुच्छेद संविधान का भाग 11 अध्याय 1। अगला आता है 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची। 10वां है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और 11वां है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध, अनुच्छेद 368। यानी ये वो विषय हैं जिनमें परिवर्तन बहुत आसान नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? संविधान के इस तीसरे संशोधन प्रक्रिया में केवल उन्हीं बातों को लिया गया है जिनका संबंध राज्यों की शक्तियों, अधिकारों और संविधान के संघीय स्वरूप से है। जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं कि संविधान में जो संघीय स्वरूप दिया गया है उसे एकात्मक ना कर दिया जाए, राज्यों की शक्तियों को कम ना कर दिया जाए, और जो अधिकार हैं राज्यों के उनमें कटौती ना कर ली जाए। इस तरह से इस प्रक्रिया को रखा गया है। ये कठोर जो स्वरूप है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का, ये हमने कुछ हद तक कुछ जो देश हैं जिनमें देखा है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पर संविधान संशोधन कठोर
रूप में रखा गया है ताकि संविधान के स्वरूप में परिवर्तन न किया जा सके और उसके संघात्मक स्वरूप को बदलना आसान न हो।